जी दोस्तों, नमस्कार, अभिवादन, गुड आफ्टरनून आप सभी को। कल रात को हमने बात आपसे की थी तहाउर राणा की वापसी और उससे संबंधित मसलों पर कि कहाँ पर वास्तविक रूप से क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ संभावनाएँ हैं और दरअसल कहानी क्या है? बजाय इसके कि मैं आपसे दुनिया भर की जो हाइप है उसके आस-पास की, उस पर वार करता, मैंने आपसे सीधी सपाट बात करने की कोशिश की। लेकिन एक बात का जो मैंने आपसे कल वादा किया था वो ये थी कि इस पर ऑलरेडी इससे पहले कि तहावुर राणा को लेकर आ रहा हवाई जहाज भारत की फिज़ाओं में, भारत की हवाओं में दाखिल होता, पाकिस्तान में इसको लेकर नैरेटिव ऑलरेडी बनना शुरू हो गया कि दरअसल इसके मायने क्या हैं और दरअसल पाकिस्तानी वर्ज़न क्या है और पाकिस्तानी जो कहानियाँ हैं, जो कहानियाँ, उपन्यास जो कुछ भी लिखे जाने हैं इसके इर्द-गिर्द, वो सारा बनने का सिलसिला शुरू हो गया। मित्रों, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा भी था कि अगर कहीं तुकाराम जी का वो बलिदान न हुआ होता, बलिदान उन्होंने अपना न दिया होता जिसके चलते कसब को ज़िंदा पकड़ा गया। आप यकीन मानिए दोस्तों, इन पाकिस्तानियों ने हमको ऐसी-ऐसी और दुनिया को ऐसी-ऐसी कहानियाँ सुनानी थी, ऐसे-ऐसे उपन्यास पढ़-पढ़ के सुनाने थे कि एज़ इफ कि सब कुछ जो है, वो बस हिंदुस्तान ने ही अपने ऊपर हमला कर लिया है। हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं, वही सबसे बड़े आतंकवादी हैं और वो अपने ऊपर हमले करके पाकिस्तान का नाम लगाते रहते हैं। इस तरह की कहानियाँ बनने का और जो कुछ हुआ, यानी कि कसाब के पकड़े जाने के बावजूद इस सिलसिले को बाकायदा बढ़ाया गया, राजनीतिक रूप से भी और जो अंतर्राष्ट्रीय रूप पे जो एक नैरेटिव बनाए जाते हैं, उसके तौर पे भी। तो अ, उस सब से बचते हुए हमको आपको अब ये बताना है कि अभी-अभी जो पाकिस्तान में भी ये सिलसिला फिर से शुरू किया गया है, जो कोशिश शुरू की गई है उनको आपके सामने रखा जाए और दिखाया जाए, इस बात का पर्दाफ़ाश किया जाए कि दरअसल कैसे-कैसे झूठ पाकिस्तानी गढ़ रहे हैं, किस तरह से वो सेलेक्टिव सेलेक्टिव इवेंट्स की इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो इंटरप्रिटेशन भी अपने आप में कितनी सेलेक्टिव होती है और दरअसल उसके पीछे की जो सच्चाई है, वो क्या है? तो हम चलते हैं आपको लेकर द चीफ इंटरप्रेटर, द चीफ स्टोरी टेलर ऑफ पाकिस्तान कमर चीमा के पास में और आप देखेंगे कि वो आपको दरअसल क्या कहानी सुना रहे हैं। सुनिए ज़रा। आज के शो में हम बात करेंगे 26/11 के मुंबई अटैक्स के कॉन्स्पिरेटर तहव्वुर राना की भारत वापसी पर। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये भारत वापसी कैसे हुई दोस्तों ज़रा समझाओ मुझे कोई। मतलब जो आदमी भारत का नहीं, ना वो भारत में पैदा हुआ, ना उसका भारत से कोई कनेक्शन, तो वो भारत वापसी उसकी कैसे हुई? भाई उसको भारत लाया गया है, उसका एक्स्ट्राडिशन हुआ है, उसकी वापसी नहीं हुई है। आदमी वापस वहाँ आता है, या तो वो जहाँ को बिलॉन्ग करता है या जहाँ से गया होता है। इन दोनों में से कोई भी काम तहव्वुर राणा ने नहीं किया। ना वो भारत का है, ना वो भारत से गया था, इसलिए भारत वापसी का तो कोई मतलब ही नहीं होता। उसको तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाया गया है गर्दन से पकड़ के। गर्दन से पकड़ के, ये कतई ना भूला जाए, ये मूल मंत्र है। ये सारी बात का जो सबसे इसमें मूल बात है वो यही कि वो अपनी मर्जी से नहीं आया है, उसको गर्दनिया से पकड़ के यहाँ लाया गया है। इसके लिए 17 साल तक मेहनत की गई है इसको लाने के लिए, राजनीतिक रूप से भी और डिप्लोमेटिक कूटनीति से भी इसके ऊपर लगातार काम हुआ है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसके ऊपर काम किया है, भारत के राजनेताओं ने इसके ऊपर काम किया है। हालांकि कुछ राजनेता जो हैं वो इसको हिंदू टेररिज्म और न जाने क्या क्या, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद और न जाने क्या क्या बकवास करते रहे हैं। आज उनके मुंह पे एक जबरदस्त चपेट लगी है, एक जबरदस्त झापड़ा लगा है कि देखो, जिसे तुम हिंदू आतंकवाद कहते थे, भगवा आतंकवाद कहते थे, ये रहा तुम्हारा वो असली कल्प्रिट। मित्रों, आओ हम आगे देखते हैं कि हमको क्या कहानियां सुना रहे हैं। मार्को रूबियो का कहना है कि हम्म। वी एक्स्ट्रेडिटेड तहव्वुर राना टू इंडिया टू फेस चार्जेस फॉर हिज रोल इन प्लानिंग द हॉरिफिक 2008 मुंबई टेररिस्ट अटैक्स। उन्होंने ये भी कहा कि टुगेदर विद इंडिया वी हैव लॉन्ग सॉट जस्टिस फॉर द 166 पीपल including 6 Americans who lost their lives in these attacks, and I am glad to that this day has come. तहव्वुर राना पर इंडिया में बेसिकली 10 जुर्मों का इल्ज़ाम है, जिनमें हमने देखा कॉन्स्पिरेसी, कमीशन ऑफ टेररिस्ट अटैक, मर्डर और काफ़ी और। इस सब के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो डॉक्टर साहब, अब जरा सोचिए दोस्तों, एक बात तो यहाँ पर जो आपके साथ सीधी सीधी करने वाली है, जरा समझाइए मुझे। अगर एक आरोपी आ रहा है भारत
एक आतंकी जिसको गर्दन से पकड़कर भारत लाया जा रहा है। अब आप मुझे जरा बताइए, अगर पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं माना, और अभी तक तो भारत ने कुछ कहा ही नहीं, भारत ने सिर्फ ये कहा है कि हम उसको ला रहे हैं। भारत ने ये भी कहा है कि ये कनाडियन सिटीजन है, ये नहीं कहा। भारत ने बिल्कुल सच बोला ये कि वो पाकिस्तानी मूल का कनाडियन सिटीजन है। पाकिस्तानी इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो कनाडियन, कि वो पाकिस्तानी मूल का है। इससे भागा नहीं जा सकता, वो कितना भी भागने की कोशिश करें भाग नहीं सकते, ये तथ्य है ना। तो मगर अगर कुछ तुम्हारा लेना देना नहीं है तो तुम ये कहानियां क्यों गढ़ रहे हो भाई? जो काम अभी हुआ ही नहीं, यानी कि भारत ने तो कुछ कहा ही नहीं तुमको, तुम पहले से ही रोने लग गए। ये रोने इसलिए लग रहे हैं कि हमारे यूपी में कहावत होती है कि भैया मार क्यों रहे हो, हम तो पहले रुआ से बैठे हैं। तो ये मारने के डर से कि अब हमको मार पड़ेगी, ये अपना रुआसापन दिखा रहे हैं, पहले से ही रोने लग गए हैं कि हमको तुम मारो मत, ये लो हम पहले ही रोने लग गए। ये रोने का जो सिलसिला है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जरा देखिएगा कि कैसा बढ़िया रो रहे हैं। मैं आपको जगह जगह पर ये दिखाऊंगा रोक रोक कर, देखिए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, एफबीआई, यूएस मार्शल सर्विस, इन सब ने मिलकर राणा की एक्सट्रेडिशन को अंजाम दिया है। तो राणा की जो एक्सट्रेडिशन है, इससे भारत यूएस काउंटर टेररिज्म ताउन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट डे है दोनों मुल्कों के लिए। और इसमें आप देखिए तहव्वुर राना को अच्छा एक बात तो बताएं दोस्तों, अगर ये दोनों मुल्कों के लिए इंपॉर्टेंट डे है, यानी कि भारत और इंडिया के लिए, एक कल्प्रिट है कनेडियन जो अमेरिका में बैठा हुआ था, भारत ने राजनीतिक कूटनीतिक प्रयास किए, 17 साल बाद उसको लेकर आ रहे हैं। जरा बताएं तो सही, फिर इसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना? भला पाकिस्तानी इसके ऊपर कमेंट क्यों कर रहे हैं? ये क्या पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला खेल चल रहा है? मेरा मतलब, अगर दो देशों के लिए, दो अलग अलग देशों के लिए कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो तन्नू की है भाई। अपने घर में तुम बलूचिस्तान भुगतो, तुम अपने घर में केपी भुगतो, है? तुम्हारे अपने घर में जो आग लगी उसको निपटाओ, जो पाकिस्तानी फौज पिट रही है रोज मर रही है उसको निपटाओ ना। ऐसा कैसे हो सकता है? बात होनी चाहिए मोदी की, बात होनी चाहिए भारत की, बात होनी चाहिए भारत में होने वाले इवेंट्स की। क्यों? उससे भारतीय देखते हैं अपनी बेवकूफी में, और माल पह 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 असली बात वही है। चलिए आगे देखिए। लेके आना अमेरिका से भारत के लिए समझें एक बड़ी चीज है। और यही वजह है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ना इंटरेस्टिंग चीज है, वो क्या कि इंडिया का सारा फोकस पाकिस्तान पे है, जबकि अमेरिका पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहा। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट जारी की कि हम फॉर एग्जांपल जो जो रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के, इंडिया और अमेरिका के, कि हम ये समझते हैं कि हम अगर आज दोनों मुल्क एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, हम दहशतगर्दी की इस जंग में हम एक दूसरे के साथ हैं। ये एक उन्होंने इस चीज़ की बात की मार्को रूबियो साहब ने। दैट्स फाइन, दैट मेक्स अंडरस्टैंडिंग हमें उसकी हो जाती है। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखें कि इस सारी कन्वर्सेशन में पाकिस्तान का जिक्र कोई नहीं है। भारत का जो मेन फोकस है वो पाकिस्तान है। भारत, एक सेकेंड, अब दोस्तों मेरी बात सुनो। तहव्वुर राणा जब से भारत आया है, क्या भारत ने पाकिस्तान पर कोई नया आरोप लगा दिया है? क्या भारत ने पाकिस्तान के लिए कोई स्टेटमेंट दिया है? हम तो सिर्फ ये खुशी मना रहे हैं कि एक पाकिस्तानी मूल का कनेडियन नागरिक जो कि अमेरिका में बैठा हुआ था, हमने 17 साल तक अपने राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास करके, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रयास करके उसको भारत ले आए हैं। अब उसे भारत की न्यायपालिका का, भारत की जुडिशरी का सामना करना पड़ेगा। हमारे यहाँ की जो न्याय है उसके सामने उसको खड़ा होना पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा भारत ने क्या कह दिया भाई? तो फिर ये कहा जाना कहां तक जायज है कि इंडिया के फोकस में पाकिस्तान है? इस घटना से तो रिलेटेड कोई भी बात नहीं है। और जहां तक उसके पाकिस्तानी मूल का होने के सवाल है, भाई आप इससे भाग नहीं सकते हैं, है तो वो पाकिस्तानी मूल का ही। बोथ रिचर्ड, ये जो हमारा डेविड हेडली और तहव्वुर राना,
दोनों आपके ही स्कूल में पढ़े थे। उस स्कूल को 71 के बॉम्बिंग में, जो 71 का जो बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता का अभियान चला था, जिसमें भारत ने उनकी मदद की थी और तुम्हारी पिटाई लगाई थी पाकिस्तानियों की, और वहां पर भारत के बम गिरे थे। भाई, आपका डेविड हेडली यही तो कह रहा है कि वो हमारे स्कूल में बम गिरा था, हमने उसका बदला लिया है। तो ये कहा जाना कि पाकिस्तान का कोई कनेक्शन ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। पहले इतने भोले भी मत बनो, इतने भोले भी मत बनो कि तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई लेना देना ही नहीं है। ना 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 ना, ये गलती मत करना, क्योंकि ये राइटिंग में पाकिस्तान अमेरिका की कोर्ट में अमेरिका की एजेंसी FIA ने, सॉरी FBI ने वहां राइटिंग में डॉक्यूमेंट दिए हैं, स्क्रिप्ट दी है दोनों की कन्वर्सेशन की, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, जिसको सुना गया, रिकॉर्ड किया गया और ये बताया गया कि एक दूसरे से कह रहा है कि लो जी वहां मैंने बम्बिंग करवा दी, बम फट गए वहां पे बम्बई में, और यही लोग थे जिन्होंने हमारे यहाँ 71 का स्कूल जलाया था। कौन सा स्कूल? जहां पर ये दोनों एक साथ पढ़ते थे, ताहुर राणा और डेविड हेडली, राइट। और ये राणा साहब उसको फिर बधाई देते हैं कि इंडियंस डिजर्व्ड इट, अच्छा हुआ। तो ये कहा जाना कि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, ना मन्ना ना, ऐसी गलती ना करना। लेना देना तो तुम्हारा है ना। वो अलग बात है कि तुम इस समय पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हो, नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, कहानी सुनाने की कोशिश करते हो, जो आप रोज करते हो। ये कहता है कि जी ये पाकिस्तान का नाम आप लें तो तब जाके चीज जो है वो बनती है। अब ये कब कहा भारत ने मार्को रूबियो को, अमेरिकी सरकार को, ये कब कहा कि अमेरिका का नाम लो? जितनी हमारी एक्स्ट्राडिशन की प्रोसीडिंग वहां पर चली है ताहुर राणा को लाने के लिए, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल हमने बता दिया। हम तो ताहुर राणा पर फोकस कर रहे हैं, उसकी लीगल कार्रवाई हुई, उसको लेकर आ रहे हैं। अब पाकिस्तान आपको पता है इस हवाले से बड़ी क्लियर उसकी एक अप्रोच रही है। देखो भैया, पाकिस्तान का बहुत कुछ क्लियर होता होगा, अप्रोच कभी क्लियर नहीं हुई है। अप्रोच हमेशा हमेशा उनकी धुंधली रही है, अप्रोच उनकी हमेशा झूठ पे आधारित रही है, इसीलिए हमेशा मुंह के बल गिरती है, देर सबेर। क्योंकि भारत पाकिस्तान को 24/7 उसकी एक कोशिश है लेवल किया जाए कि जी ये वो मुल्क है जो दहशतगर्दी करवाता है, और ये सारा कुछ इसने शुरू से भारत के अंदर करवाई है। सो इम्प्रेशन वो ये देना चाहते हैं। हमारे यहाँ ये हम इंप्रेशन नहीं देते भैया, सबूत देते हैं। आपके तमाम कार्रवाइयों के सबूत चीमा साहब हमने नहीं, सारी दुनिया ने देख रखे हैं और सारी दुनिया ने उनको माना है। 26/11 के जो कल्प्रिट थे वो बाकायदा आपके यहाँ से भी अप्रूव हुए, इन द सेंस आपकी अपनी FBI ने ये रिपोर्ट दे रखी है आपको, FBI कह रहा हूँ, सॉरी, आपकी FIA ने, वो बाकायदा आपकी FIA ने इस बात का दे रखा है रिपोर्ट फाइनल करके कि जो भारत में हमला हुआ उसमें जो हमलावर थे वो सारे के सारे पाकिस्तानी नागरिक थे, और ये भी कि उसकी तमाम प्लानिंग पाकिस्तान में हुई, ये भी कि वो तमाम बोट जो बोट यहाँ आई थी उसका जो इंजन था वो सब का सब पाकिस्तान में ही खरीदा गया, लगाया गया, निकाला गया। उस पे जो रैपर मिले हैं उसके दूसरे हिस्से कराची के गोडाउन में मिले हैं। तो कतई अपना कनेक्शन मत भूला करो चीमा साहब, ऐसे नहीं करते, गंदी बात, पकड़े जाओगे। हम ये कहते हैं कि भाई आपने तहव्वुर राना को सजा देनी है तो दे लें, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। तो हमने कब तुम्हारे ऊपर फर्क डाल दिया भाई? हम उसको लेकर आए, हम उसको सजा देंगे। तो तुमसे किसने शिकायत कर दी भाई? हमने तुमसे कुछ कहा गया आप हमारी मदद करो इसको सजा देने में? हमें मत पता नहीं मिलेगी। तो हमारा तहव्वुर राना से क्या लेना देना है? ठीक है, तो आप यानी आप पहले तो आप भारत की तरफ से, कमाल है चीमा साहब, आप पहले भारत की तरफ से सवाल एक बना लेते हैं, जो सवाल भारत ने पूछा नहीं उसको आप भारत की तरफ से पूछ लेते हैं और फिर खुद ही उसका जवाब देने लग जाते हैं। ये क्या बात हुई भाई? हमने तो तुम आपसे कुछ कहा ही नहीं, हम तो उसको अमेरिका से पकड़ के ला रहे हैं गर्दन से, और यहाँ हम उसकी गर्दन काटने के चक्कर में हैं, और वो हम काटेंगे। आप बीच में कहां से आ गए? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या ये उस माँ का दर्द है जिसका बेटा यहाँ पे कसाई की तरह से पिटने जा रहा है? उसका दर्द है क्या जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं? वरना आपकी जरूरत क्या है भाई? आप क्यों बोलो? शांति से बैठो। को एक बंदे को पकड़ा है, वो कनेडियन सिटीजन है, 20 साल से उसने पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो रीन्यू नहीं करवाया। अच्छा, पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं सर, झूठ फिर बोल रहे हैं आप। चीमा साहब झूठ बोल रहे हैं।
आईडी कार्ड, आईडी कार्ड यानी वो जो आपका सीएनआई कार्ड होता है, वो पासपोर्ट नहीं। ये बात डिटेल में कहीं नहीं आई है, आईडी कार्ड की बात की है, जो आपके फॉरेन ऑफिस ने भी कहा है। आपके फॉरेन ऑफिस ने भी यही कहा है कि तहावुर राना ने अपना आईडी कार्ड नहीं अभी तक रिन्यू कराया है, पासपोर्ट तो उन्होंने भी नहीं कहा। भाई आप कहे इतना आगे भाग रहे हो, ऐसी बातें मत क्या करो। 20 साल से पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो रीन्यू नहीं करवाया, और हम ये कह रहे हैं कि जनाब अगर पासपोर्ट रीन्यू नहीं हुआ तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड ये कर लेना चाहिए कि उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, इंडियंस ये मानते कैसे हुआ चीमा साहब? मान लो कि मैं हिंदुस्तान में हूं और जानते हो क्या, इसी महीने अभी 4 दिन पहले मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, मैंने अभी तक रिन्यू नहीं कराया, तो क्या मेरी नेशनलिटी खत्म हो गई? ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये दुनिया का कौन सा लॉजिक है चीमा साहब? मुझे ये बताओ, अगर एक आदमी की कोई किसी भी मुल्क की सिटीजनशिप है और उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए और वो उसको रिन्यू न कराए, तो उसकी नेशनैलिटी खत्म हो जाती है अंग्रेज? ये कौन सा लॉजिक है? आई मीन आपको पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी अपनी सिटीजनशिप छोड़ने के लिए बाकायदा राइटिंग में रिक्वेस्ट देनी पड़ती है पाकिस्तान की सरकार को, यानी कि उनकी एम्बेसी को या उनके इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को देना पड़ता है। उसके बाद एक प्रोसेस के बाद में महीनों लगते हैं, जिसके बाद आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है और आप पासपोर्ट आपकी सिटीजनशिप विड्रॉ होती है। वो तो उसने कभी नहीं किया, तो उसके पाकिस्तानी होने पर आप शक कैसे पैदा कर रहे हैं? न तो आपकी बात कानूनी रूप से सही है, प्रोसीजर से भी सही नहीं है, किसी भी तरह से सही नहीं है, फजूल की बात है, इलॉजिकल बात है जो आप कह रहे हैं। नहीं, वो कहते नहीं। अच्छा, फिर मजे की बात बताऊं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर यही सारे में मजा सिर्फ आपको ही आता है चीमा साहब, झूठ बोलने में। किसी को कोई मजा नहीं आता, हर एक को आपके झूठ का पता है। सारे प्रोसेस के अंदर जो क्या नाम है उनका, जो जो तहव्वुर राना है, तहव्वुर राना ने कभी भी पाकिस्तान से हेल्प नहीं मांगी, जस्टिस की हेल्प। वो उन्होंने चीमा साहब अब समझिए इस बात को, फिर भी इस बात में फिर गए कोई तुक नहीं है। जरा सोचो, एक आदमी के पास डुअल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप में उसकी एक सिटीजनशिप अगर पाकिस्तान की है तो दूसरी कनाडा की है। उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो किस पासपोर्ट पर ट्रैवल करे, कनाडा के पासपोर्ट पर या पाकिस्तान के पासपोर्ट पर। ऑब्वियसली दुनिया का कोई भी गधे से गधा इंसान होगा, या सॉरी इंसान के रूप में जो गधा होगा, पाकिस्तान में ऐसे पैदा होते हैं ना गधे, तो वो आप ये सोचिए कि ये जो पासपोर्ट उसके पास ऑप्शन होगा कनाडा का या पाकिस्तान का, अपेरेंटली वो कनाडा के पासपोर्ट पे जाएगा। क्यों? उसको दुनिया में ट्रैवल की ज्यादा आसानी होगी, रिस्पेक्ट ज्यादा मिलेगी कैनेडियन पासपोर्ट के ऊपर। समझ रहे ना? ये है किस्सा। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट का है को इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसको पता है जब भी जरूरत होगी रिवाइव हो जाएगा। तो अपेरेंटली वो वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए ऐसे में, है ना? और दूसरी, ये आप जैसे लोगों को एलिबाई भी मिल जाती है, ठीक वही एलिबाई जो इस समय मिली हुई है कि जी 20 साल से उसने अभी तक रिन्यू नहीं कराया, यानी कि भारत मुंबई पर जो हमले किए गए, अपेरेंटली उनकी 2 साल 3 साल से प्लानिंग चल रही थी, ठीक है ना? और उन 2-3 सालों में इसका मतलब अटैक होने से ठीक पहले से उसने अपने पासपोर्ट को रिन्यू नहीं कराया, और अब 17 साल हो चुके हैं। 20 साल से अगर उसने रिन्यू नहीं कराया तो 17 साल तो मुंबई अटैक के बाद की हो गए सर। इसका मतलब जो प्लानिंग शुरू की उसके साथ ही उस प्रोसेस को रोक दिया गया, सो दैट आपको इस झूठ का सहारा मिल सके। अब बात समझ रहे हैं? ये है किस्सा, ये है किस्सा। ये उल्टा और ज्यादा कॉम्प्लिसिट करता है, और प्रोबेबली इसमें आपका हाथ हो। प्रोबेबली ये संभव है कि चूंकि पाकिस्तानियों को एलईटी आखिर आपका ही गुट है ना, तो एलईटी के साथ तो वो काम कर रहा था। अगर उन लोगों का ये मिला हुआ रूप था तो आप जानते हैं ना। और बाय द वे, मुंबई की प्लानिंग का सिलसिला किन किन लोगों से जुड़ा हुआ है, कंधार से जो लोग छूटे थे उनमें से किन किन लोगों को मालूम था, कौन लोग इसमें शामिल थे, ये तो दुनिया जानती है भाई। बात करनी है तो पूरी बात करो, आधी आधी बात करने का क्या फायदा, है ना? हमेशा किससे मांगी? वो उन्होंने कनाडा से मांगी। हाँ, ये तो मुझे बताना रह गया। और कनाडा से क्यों मांगी? इसलिए मांगी कि पहली बात, उसकी जो फाइनेंशियल जरूरतें होंगी लॉ प्रोसेस में, वो आपसे ज्यादा कनाडा देगा। आपकी तो औकात ही नहीं है ना। जब बात पैसे की आए तो आप तो कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं। तो
ज़ाहिर है उसने अकल से उसकी अपने काम लिया और उसने कैनेडियन गवर्नमेंट से कहा सो दैट उसको जो रिक्विजिट मदद है वो डॉलर में आएगी, तो जो लोकल वकील होगा वो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ज़्यादा पैसे मिलेंगे मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा बेहतर वकील कर पाएगा, ज़्यादा बेहतर वकील करेगा तो उसके डिफेंस के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। दैट्स हाउ इट इज। पाकिस्तान से मांग के उसको क्या मिलेगा? न जाने पाकिस्तान किसके पास जाएगा भीख मांगने के लिए उस उन पैसों के लिए, अपने पास तो है नहीं। आप तो जानते ही, आप तो चल ही रहे, क्या कहने, खसारे में खसारा। तो अगर वो उन्होंने कनाडा से मांगी है तो कनाडा का जिक्र करें, लेकिन वो कहते हैं नहीं हमने आपका जिक्र करना है। जी ठीक नहीं, है। ये कौन सी बात है? कब किसने किया? चीमा साहब, भारत ने तो पाकिस्तान का भी नाम मिल लिया सिवाय एक सच बताने के कि ये पाकिस्तानी मूल का यानी कि पाकिस्तानी ओरिजिन का कैनेडियन नागरिक है, कैनेडियन सिटीजन है। यही तो हम कह रहे हैं। आप ये बात क्यों भूल जाते हैं और आपको इस बात से क्यों तकलीफ है कि उसको पाकिस्तानी ओरिजिन का कहा जाता है? क्योंकि भैया उसका ओरिजिन है ही पाकिस्तानी। अब किया क्या जाए? है क्या? अब पाकिस्तान ये कहता है जी 1995 से मतलब वो हमारे किसी वो ना कोई पाकिस्तान आया, उसका क्या लिंक है डेविड हेडली से, दिस दैट, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो ये आपका लेना देना बना कौन रहा है? हम तो खाली ये कह रहे हैं वो तुम्हारा मूल नागरिक है। अच्छा, दूसरी बात, 1995 से नहीं आया है और फिर आप क्या कह रहे हैं 20 साल से उसने पासपोर्ट रिन्यू नहीं कराया। दैट मीन्स कि दरअसल 95 से चाहे वो आया नहीं है लेकिन उसके पास पासपोर्ट पाकिस्तान का था। करेक्ट। 95 से नहीं आया है, 95 में मान लीजिए लास्ट आया है और इधर 2008 में हमारे यहाँ अटैक हुए हैं। उससे पहले 2 साल 3 साल से प्लानिंग चल रही थी, पासपोर्ट उसका वहां से रिन्यू नहीं हुआ है। और यू नो ना, हो ही ना कहानी साहब। इसमें गड़बड़ कहाँ है? बाकायदा उस पासपोर्ट पाकिस्तानी वो होल्ड कर रहा था टू द मुंबई अटैक्स, उसका उन्होंने रिन्यू नहीं कराया। ठीक है, क्योंकि उसको पाकिस्तान आने की शायद जरूरत हो रही हो ना रही हो और वो कभी भी ले सकता था और अदरवाइज कैनेडियन पासपोर्ट पे भी आ सकता था। राइट। आप तो बाकी वीजा देते उसको और उसका पासपोर्ट एक्सपायर जरूर हुआ है। ये तो नहीं है ना उसकी नेशनैलिटी खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है ना, कभी भी ले सकता है वो इन्वॉल्व है, आप उसको सजाएं दें। वो मुंबई अटैक में इन्वॉल्व है, वो डैनिश कार्टून कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है, उसके लश्कर तैयबा से इन्वॉल्व है। तो ये इंडिया एंड अमेरिका जाने, हमारा इससे क्या लेना देना। हाँ, मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कहीं पे पाकिस्तान से कोई सपोर्ट चाहिए और इंडिया मांगता है इस चीज़ में, वो। तो पाकिस्तान को देनी चाहिए कुछ सपोर्ट अगर ऐसी चीज़ है। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि इल्ज़ाम लगा देना और ये कर देना, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तो इसको नहीं मानते, इंडियंस जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं आप जो है वो ये इसका। चीमा साहब, आप बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आपको अपनी एफआईए की जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जिसे आपके यहाँ के ही लीडर्स ने उसको इन्वेस्टिगेट किया था, आपके ही ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेट किया था, बाकायदा उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट थी, पाकिस्तानी लोग वो थे। मुझे मालूम है ये जो आप कहानी गढ़ रहे हैं, ये कहानी तब बनती अगरचे वो कहीं वो आपका ये जो कसाब था वो पकड़ा नहीं जाता। कसाब पकड़ा गया जिंदा और उससे सब लोगों ने उसके अता पता पूछ लिया। न भूलिए कि आपके मुल्क में से कसाब के घर से, कसाब के गांव से, कसाब का परिवार उसके पकड़े जाने के बाद से आज तक गायब है। चीमा साहब एक काम करें, बताएं उसका परिवार कहाँ गया? विदेश तो नहीं चला गया, वो तो उनकी हैसियत ही नहीं थी। और दूसरी बात, अगर पाकिस्तान में है तो कहाँ है? बता सकते हैं आप और आप जैसे तमाम जो इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग हैं, आप जैसे जो तमाम कमेंटेटर हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, बता दें कि आखिर अजमल कसाब का परिवार फैमिली कहाँ गई, है कहाँ, किन हाल में है, कौन रख के बैठा है, कौन उनका खर्चा दे रहा है? हम्म सर जी, कोई बात ऐसी करो जो समझ में आए। लिंक बनता है और हम करें। दूसरा पाकिस्तान का मैं देख रहा था, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के जो स्टेटमेंट चल रही हैं, हुकूमत क्या कहती है। हुकूमत कहती है भाई साहब आप ये देखें कि ये जो कुछ हुआ है, ठीक है, इसमें इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर क्या कोई हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व थी इसमें, जो तहव्वुर राना के साथ अगर थी तो बताएं। और अगर तहव्वुर राना और डेविड हेडले इंडिया पहुंचे हैं बार बार, तो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्यों ये नहीं समझ पाई? चीमा साहब, हमने इस पर भी बात की है और बाकायदा हिंदुस्तानी लोग इस पर बात करते हैं। आप ये समझिए कि ये जो तहव्वुर राना है, हमारी शिकायत आपसे ये थोड़ी है
कि ताहूर राणा साहब को लेना देना है जी नहीं, वो तो जो आपका ओरिजिन है, आपके यहाँ के लोगों से मिलता रहा है, एलईटी के लोगों से मिलता रहा है, वो सब बातें तो सामने आ चुकी हैं। मामला ये है, मामला ये है कि आप मुंबई अटैक में इन्वॉल्व थे, आपका देश इसमें इन्वॉल्व था, आपकी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व थी। कराची से हो रहे तमाम जो ट्रांसमिशन है आप यूट्यूब पर जाकर सुन लीजिए, वो सबका सब मौजूद है, जो वहां से कम्युनिकेशन हो रहा था, है कि नहीं। कसाब से दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पूछताछ की है। तो ये ना हमें आपको समझाने की जरूरत है और ना दुनिया आप पे यकीन करती है, क्योंकि दुनिया ने वो सब अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है? उस आदमी से बाकायदा इंट्रोडक्शन किया अपना, है ना। उसने सारी कहानियां उनको सुनाई है, ठीक है ना। हामिद मीर आपका ही आदमी है ना, आपका ही पत्रकार है ना। हामिद मीर गया था ना उसके गांव, हामिद मीर ने ही ये बात खोली थी ना जियो टीवी से कि भैया ये रहा उसका घर, ये हमारा बंदा है, याद है ना। तो ये मित्रों आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे ना करें, इतने झूठ ना बोलें। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि आपका उससे कोई लेना देना नहीं, मुंबई अटैक में आपकी इन्वॉल्वमेंट तो सबको पता लग गई है, एक एक पाकिस्तानी जानता है। अब आप यूट्यूब पर बैठ के कितना ही चू 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 करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है कि नहीं जी साहब। चले आप पाकिस्तान पे तो इल्जाम लगाते हैं, लेकिन इंडिया की जो डीप स्टेट है वो क्यों तहव्वुर राना और क्यों डेविड हेडले को स्टडी नहीं कर सके? बाकायदा इसलिए नहीं कर पाई चीमा साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैंने कल रात को इसका जवाब दिया भी है और आपको फिर से दे देता हूं इस शो में, ताकि आप तक बात पहुंच जाए। और वो ये कि हमें धोखा दिया आपके आका, आपके मालिक उस समय के अमेरिकन ने, जिन्होंने उसका जो पासपोर्ट था, चूंकि वो डबल एजेंट था, आपका हेडली, आपका हेडली जो था वो डबल एजेंट था, आपकी आईएसआई के लिए भी काम कर रहा था, अमेरिकन ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी जो है उनके लिए भी काम कर रहा था, और उसमें उसके बाप का नाम नहीं दिया गया था, अमेरिकन। आप याद रखें, आज आप मुझे कह सकते हैं कि अमेरिकन पासपोर्ट पे बाप का नाम नहीं होता, माँ का नाम नहीं होता, ये बाद में हुआ है 2007-8 में, जब उस समय ये सब कुछ चल रहा था, उस समय पर बाकायदा होता था, उसमें पासपोर्ट में उसकी माँ का नाम दिया हुआ था। अगर किसी का नाम नहीं होता तो माँ का नाम नहीं होता ना, राइट, पर माँ का नाम था, इसलिए हमारे यहाँ की स्क्रूटनी में वो नहीं आया। एक और कारण जान लीजिए, हमारे यहाँ उस समय पर होने वाला जो इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर था इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, वो एक आदमी, वो उसमें बायोमेट्रिक नहीं होता था, और चूंकि बायोमेट्रिक नहीं होता था पासपोर्ट, तो इसलिए उसका जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो हमारे सामने नहीं आ पाया था, हमें नहीं अंदाजा हो पाया था कि ये हर ट्रिप के बाद में जब इंडिया आता है उसके बाद में तुरंत पाकिस्तान जाता है। आज अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे वो कार्टूनों को हम पकड़ लेंगे तुरंत, क्योंकि आज हमारे यहाँ सब कुछ बायोमेट्रिक है, समझ रहे ना आप। तो इसलिए हमारी यहाँ की जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज, डीप स्टेट जो आप गिना रहे हैं सरकास्टिकली, वो इसलिए नहीं पकड़ पाए थे। हम अपनी उस खामी को मानते हैं और हमने अपनी उस खामी पे काम किया है, लेकिन इससे ये बात गलत नहीं हो जाती कि ये आदमी आपके यहाँ जा रहा था, डीप स्टेट आपकी अमेरिकन जो एलईटी है उनसे मिल रहा था, आपके जो लोग हैं वो एलईटी से मिलते हैं या एलईटी उनकी गाइडेंस पे काम करती है, ये तो सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, वो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आई बिलीव कि आप भी जानते ही हैं उस बात को। और ये चीज जो है, ये वो कहते हैं जी कि दिस इज अ केस जहाँ पे इंडिया का, मुझे याद है कि इंडिया, अगर आप इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी बॉर्न, तो नॉर्मली इवन जो इंडियन एम्बेसीज हैं दुनिया के अंदर, वो आपको वीज़ा नहीं देते, क्योंकि आपके वीज़े के ऊपर लिखा होता है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, और पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है। तो इंडिया का वीज़ा आपको, बेशक आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट हो, वो नहीं देते, वो नहीं परवाह करते, वो कहते हैं नहीं हमें नहीं वीज़ा देना बिकॉज आपकी ओरिजिन पाकिस्तान से है। तो आप हो सकता है इन्वॉल्व हो, मतलब आप हमारा एनिमी। मेरे प्यारे कमर चीमा साहब, आप बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता न तो जो हुसैन हक्कानी साहब हैं वो कभी इंडिया आ पाते, और ना आयशा सिद्दीका कभी भारत आ पाती, ना परवेज साहब जो आपके कौन है, वो परवेज जो भी वो इंटेलेक्चुअल जो है आपके, है ना, जो कभी एंटी हिंदू हो जाते हैं, तो कभी वो जिहादी हो जाते हैं, तो कभी वो सेकुलर हो जाते हैं, क्या है ना, जो भी है। तो एकेडमिशियन जो पहले लम्स में पढ़ाते थे, आप जानते होंगे उनको। तो अब जब मुझे बताएं कि ये सब लोग कैसे इंडिया आते थे। और तो और आपका अपना नागरिक सिटीजन, जिसने कभी डुअल सिटीजनशिप नहीं रखी, बाकायदा पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर आए ना हमारे यहाँ, ऐसे कितने ही लोगों को आपको गिना सकता हूं,
जो बाकायदा यहाँ आए हैं, पाकिस्तानी बैकग्राउंड के, और बाकायदा यहाँ पर आए हैं। मैं एक और गिनाता हूँ आपको, हमारे एक और भाई आरिफ जमाल साहब, जो आपके यहाँ से भागे हुए हैं, आजकल अमेरिका में रहते हैं, उनके भी आने की एक समय बात चली थी। और हमारे यहाँ से जब उनको इनविटेशन गया था तो किसी सेमिनार में भाग लेने के लिए, तो वो आ नहीं पाए थे। बाकी इंडियन एम्बेसी ने उनका वीज़ा क्लियर कर दिया था आने के लिए कि आप आइए, वीज़ा लेकर जाइए। वो उनका कुछ ज़ाती मुश्किल आ गई थी, इसकी वजह से नहीं आ पाए थे। तो ऐसे तमाम लोग, और बाय द वे आरिफ जमाल का नाम मैं इसलिए बता दूं आपको कि बाकायदा उनकी किताब मौजूद है जिसमें उन्होंने एलईटी की तमाम हिस्ट्री, पूरी बैकग्राउंड एलईटी के ऊपर लिखी है। अब उसके पैदा होने से लेकर एलईटी के बनने से लेकर 2012 तक का इतिहास, हिस्ट्री उन्होंने कंपाइल कर रखी है ना। खादिम ने पब्लिश की है, इसलिए मैं जानता हूं। तो इसलिए आप बात समझिए, ऐसा नहीं है जो आप बता रहे हैं। अगर किसी की बैकग्राउंड पाकिस्तानी हो तो उसको वीजा नहीं मिलता, बाकायदा मिलता है। हाँ, उसकी स्क्रूटनी होती है, उसको गौर से देखा जाता है, और वो ये भी कि वो शख्स अगर भारत आता है तो उसकी बाकायदा उस पर निगाह रखी जाती है कि एक बंदा किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और वो आपके यहाँ भी होता है। मैं भी जब आपके यहाँ आया था, बाकायदा मैंने देखा था अपनी आंखों से, एक बंदे को तो मैंने पकड़ा भी था जो बाकायदा मेरा पीछा कर रहा था। तो हम जानते हैं, हमें मालूम है कैसा होता है, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है नहीं। आगे चलें। कंट्री दिस दैट, ये वो आगे पीछे, बहरहाल ये चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान को भारत की सपोर्ट करनी चाहिए इन केस भारत सपोर्ट मांगता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि दहशतगर्दी एक कॉमन थ्रेट है। भारत को पाकिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए इस चीज के अंदर। तो सुनिए चीमा साहब, आपको इतनी डांट पड़ी, आपके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा था आपकी एजेंसीज के ऊपर, एफआईए के ऊपर, कि आपकी एजेंसीज ने, आपकी एफआईए ने बाकायदा सपोर्ट किया था भारत की तरफ से। जो इन्वेस्टिगेशन की बात कही थी, इन्वेस्टिगेशन गई, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था। उन्होंने यहाँ तक इन्वेस्टिगेट कर लिया था कि जो इंजन थे वो पाकिस्तान में खरीदे गए, वहां से ट्रैवल शुरू हुआ, किस रूट से वो लोग गए, कौन लोग थे, और तो और जो उनके पास सामान मिला था, उनके जो रैपर्स थे, उनमें जो कुछ चीज़ों को जो यहाँ उनकी बोट में मिली थी, उनके जो सेकंड पार्ट थे, बाकायदा उनके बैच नंबर मैच हुए थे, आपके कराची के गोडाउन में वो चीज़ें मिली थी, है ना। तो वो इसीलिए था क्योंकि एफआईए ने बाकायदा उन चीज़ों उस समय पे कोऑपरेट किया। लेकिन बाद में जैसे ही अमेरिकी दबाव कम हुआ, अमेरिकी प्रेशर कम हुआ, वो बंद हो गया। आपकी फौज का प्रेशर ज्यादा हो गया, अमेरिकी प्रेशर कम हो गया, और वो इन्वेस्टिगेशन सारे का सारा ब्लॉक हो गया आपके यहाँ पे। मगर आपकी उस समय के जो एफआईए चीफ हैं, वो बाकायदा इंडिया आकर पब्लिकली बॉम्बे में कन्फेस करके जा चुके हैं कि बिल्कुल जी वो हमारे लोग थे, उसकी तमाम प्लानिंग पाकिस्तान में हुई थी, करने वाले पाकिस्तानी थे। ये बातें वो यहाँ आकर इंडिया में, यहाँ की सरजमीन पर बोल चुके हैं। तो आप उससे बच नहीं सकते हैं, कहानी आप जो मर्जी बनाते रहें। जी, आगे जुल्मों लीजिए। का इल्जाम है, जिनमें हमने देखा कॉन्स्पिरेसी, कमीशन ऑफ टेररिस्ट अटैक, मर्डर और काफी और। ओहो, ये तो पीछे हो केस गया थोड़ा सा। भारत सपोर्ट मांगता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि दहशतगर्दी एक कॉमन थ्रेट है। भारत को पाकिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए इस चीज के अंदर। तो रादर देन अपनी पॉलिटिक्स करें, हमें उन लोगों तक पहुंचना है, दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म, हमें उन लोगों तक पहुंचना है, वाह, और उन लोगों तक पहुंचने के लिए मिलके काम करने की जरूरत है। हम ये थोड़ी कह सकेंगे कि जब भाई ये क्या बातें कर रहे हो? हाफिज सईद तुम्हारे यहाँ घूमता है, लखवी तुम्हारे यहाँ घूमता है, तुम कौन सी कोऑपरेशन कर रहे हो भाई? कौन सी कोऑपरेशन कर रहे हो? कब से तुम लोग कोऑपरेशन करने लग गए भाई? हमें कमाल करते हो यार। आप एलईटी के लोगों को आप बताते रहे कि ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आपसे कोई कोऑपरेशन मांगेगा ऐसे लोगों से? कमाल करते हैं। जनाब नहीं, हम मतलब मेरी ये ऑब्जर्वेशन है। चीमा साहब, आपने कनाडा का जिक्र किया, तो जिस हम कैनेडियन सिटीजनशिप की बात हो रही है, तो उसके बावजूद हमने देखा राना पर कनाडा से कोई ऐसा सवाल नहीं उठाए जा रहे, और जो पाकिस्तान है उन पर ऑब्वियसली पैदाइश मुल्क होने की वजह से काफ़ी सवालात या क्रिटिसिज्म उठाए जा रहा है। तो क्या कनाडा की तरफ से इस वजह से कोई स्टेटमेंट या कोई ऑफिशियल नोटिस वगैरह आया? मुझे नहीं पता कि उन्होंने कनाडा को क्या कहा है, या हाँ इतना तो पता है कि कनाडा ने उसने कनाडा से कौंसलर वो लीगल असिस्टेंस को मांगी है।
ये जी चीज तो है। अदरवाइज मुझे नहीं पता कि उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना कोई इस तरह की चीज कही हो। हाँ देखें, पाकिस्तान इसमें तो कोई शक नहीं है, सीधी बात करनी चाहिए कि माजी में जारी बात है पाकिस्तान जहादी तंजीमों को सपोर्ट करता है। लो जी, कर लो बात। अब अब मुझे कुछ कहने की जरूरत है? अब मुझे कुछ कहने की जरूरत है? जिहादी तंजीमें यानी बेसिकली टेररिस्ट। टेररिस्टों को पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा है, ये कह रहे हैं आदरणीय चीमा साहब। ठीक है, ये सारी दुनिया को एक फैक्ट है कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान जहादी तंजीमों को सपोर्ट करता रहा है, ये एक अप्रोच रही है। अब पाकिस्तान ने उस अप्रोच को डिसकंटिन्यू कर दिया है क्योंकि अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि वो सब कुछ इरेज हो गया, मतलब जो कुछ उन्होंने किया है। अब हमने देखो जी, हम ना पहले बड़े मर्डर किया करते थे, आजकल हम रामायण लिख रहे हैं। इसलिए जो हमने काम किए थे ना, वो सारे के सारे आप भूल जाओ। कैसे भूल जाओ भाई? किए बैठे हो। जो तुमने किया है वो कैसे भूल जाया जाएगा? इसलिए कि आज आप अपने रीजंस की वजह से अपने 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 कर्मों को भुगत लिया है, तो वो करने के बाद में अब आप जो है दाढ़ी उगा के मौलवी बन गए और हम तुमको मौलवी मान लें, है नहीं? कल तक तुम गुलछर्रे उड़ा रहे थे, कल तक तुम दुनिया के सबसे बड़े रेपिस्ट थे। इसलिए तुम्हारे उन तमाम रेपों को भूल जाया जाए, उन तमाम रेप्स को भूल जाया है, इसलिए कि तुमने दाढ़ी उगा ली है। यही कह रहे हो ना आप? वाह, क्या बात है, वाह। पाकिस्तान समझता है कि नहीं, दिस इज नॉट समथिंग विच इज हम्म गुड। तो हाँ, तो दे रहे हैं आप दोस्तों। मतलब इसका सीधा मतलब क्या है कि देखिए जी, मैं ना कल तक तो बड़े रेप करता था, मैंने सैकड़ों हजारों रेप किए हैं, लेकिन मैंने रियलाइज किया है कि एक्चुअली दिस इज नॉट गुड, इट्स नॉट अ गुड पॉलिसी। अब मेरी 60 साल की उम्र हो गई है, 75 साल की उम्र हो गई है, तो भैया रहने दो, अब मैं काम नहीं करूंगा। तो मैंने कल से जो है ना दाढ़ी रख ली है जी, मौलवी बन गया हूं मैं, और लो जी मैं बैठ गया मस्जिद के आगे। अब आप मेरे ऊपर रेप का मुकदमा नहीं चला सकते। ये कह रहे हैं चीमा साहब। वाह, मतलब ऐसे खूबसूरत लॉजिक हो तो कहना क्या। ये चीजें जो हैं वो दे आर देयर। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि हमें व्हाट वी नीड टू डू इज कि भारत और पाकिस्तान को मिल के दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहें और उससे मिले कुछ भी ना। और असल नुकसान जो है वो इस खित्ते में अमन को हो, असल नुकसान दोनों मुल्कों को हो। असल नुकसान ये है कि मतलब दिस इज व्हाट इज नीडेड। हम्म ये चीज़ है जिसकी मैं ये समझता हूँ। ये चीमा साहब कितनी खूबसूरत बातें हैं। तो इसकी शुरुआत कौन करेगा? एक काम क्यों नहीं करते? आप जो ये खूबसूरत सलाहें दे रहे हैं, अपनी ये सलाह पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दो कि भाई मेरी बात सुनो, हमको चूंकि टेररिज्म के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए, तो हम हाफिज सईद को इंडिया को दे देते हैं, लकवी को इंडिया को दे देते हैं, दाऊद इब्राहिम को क्लिफ्टन से निकाल के इंडिया को दे देते हैं। ऐसा है, हो सकता है ना? ऐसे हो सकता है ना? और फिर देखो कि कॉपरेशन की कैसी बढ़िया सीमेंटेड शुरुआत होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बट इनमें से कुछ भी ना आप कह रहे हैं, ना इनमें से कुछ भी आप करेंगे, ना इनमें से कुछ भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट मानेगी। येट आप क्या कहेंगे? देखो जी, मैं कल तक कितना गंदा बच्चा था, आज मैं अच्छा बच्चा हो गया हूं, चलो मेरे से दोस्ती करो, अब अब्बा करो, कल कट्टी वट्टी खत्म करो, अब्बा करो मेरे से। यही बात हो रही है ना? दिस व्हाट यू टेलिंग अस टू डू, है ना? तो भैया ऐसा है, सांपों से दोस्ती जो करते हैं वो सांपों के द्वारा ही काटे जाते हैं, ये हम भूल नहीं सकते। मेरी जी ऑब्जर्वेशन के अंदर इस चीज़ की जी ज़रूरत जी चीमा साहब, अभी आपने जिक्र किया कि ऑब्वियसली वो वहाँ पे होते थे पाकिस्तान, हमें इंडिया को इस टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो हमने देखा कि जो हेडले ने राना को अपनी पोजीशंस और एसेट्स की जो तफसील थी, और पाकिस्तानी जो नेशनल थे, जिस हम फॉर एग्जांपल इलियास कश्मीरी या फिर जो अब्दुलरहमान की शिरकत के बारे में ईमेल किया था, और ईमेल्स और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मालूम हुआ कि जो एलईटी के सीनियर मेंबर्स हैं उन्होंने भी हमले की प्लानिंग में हिस्सा लिया था। तो क्या जो डेविड हेडले के साथ राना की ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस से क्या मालूम होता है, क्या एनआईए की इन्वेस्टिगेशन जो है वो पाकिस्तान बेस्ड, अगर कोई मास्टरमाइंड्स हैं तो उस तक कोई रहनुमाई करेगी? देखें, अगर एज एफ की को मान लेगा पाकिस्तान में, वाह। कोई ऐसी चीज़ है तो पाकिस्तान को बताएं, हैंड ओवर करें, हम्म पाकिस्तान के नॉलेज में लेके आएं और पाकिस्तान को चाहिए कि इसमें ताउन करें। मैं तो बड़ा सीधी सी बात है मेरी इस हवाले से। हम्म और अगर कोई ऐसे कनेक्शन हैं जो पाकिस्तान के से हैं, देखें भारत की पाकिस्तान के हवाले से अप्रोच ये है कि भारत डेथ स्क्वाड्स जो हैं वो हायर करता है और अभी पाकिस्तान देखिए, देख रहे हैं, अब टॉपिक आ गया ना।
तहव्वुर राना, बॉम्बे सारा भूल के अभी कहाँ पहुँच गए? उन लोगों पर जो इनके यहाँ मारे जा रहे हैं, जो हिंदुस्तान में हमले करते रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ये अब वहाँ रोने पे आ गए। इनका रोना पीटना जो है वो कहीं और आ गया। ये इनकी कहानी है। पाकिस्तान में लोगों को शूट करवाता है। ये है भारत की अप्रोच पाकिस्तान में। अमेरिका में दो किस्म की अप्रोच थी, एक लीगल और एक इसी तरह ही ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, या ये स्क्वाड या ढूंढना बंदे, जो अमेरिका और कनाडा के अंदर थी, जो कि जारी बात है उसके ऊपर अमेरिका ने बड़ी टफ टाइम दिया था उनको, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है वो ये कैसा टफ टाइम है चीमा साहब जो हमको अमेरिका से मिला था, जिसके बारे में हमें भी नहीं पता, कि जिसके बारे में खुद आपकी रिपोर्ट है, जिसको दुनिया ने कंफर्म नहीं किया है। मगर मैं आपकी बात पे जाता हूँ कि भाई जिसको लेकर वो हम पर आरोप लगा रहे थे, उसको उन्होंने हमें ही दे दिया। आपके मुताबिक वो जयशंकर जी के जहाज में बैठ के इंडिया आ चुका है। निखिल नंद की बात कर रहा हूँ, निखिल गुप्ता की बात कर रहा हूँ। तो आपके मुताबिक तो वो इंडिया आ चुका है। तो मुझे बताओ, ये कौन सा टफ टाइम होता है जहाँ पे एक मुल्क जिसको लेकर एक्यूज कर रहा होता है, उसको पकड़ के वो इंडिया को ये दे देता है कि लो भैया तुम्हारा आदमी तुम लेकर जाओ, और वो बिना बिना वीजा के लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, केस खत्म हो गया हमारे। जब से आपने खबर दी है, जानते हैं मैं कभी कभी आपकी बातें यकीन करने के लिए क्यों मजबूर हो जाता हूँ इस खबर पे, इसलिए क्योंकि आपकी उस खबर के बाद में न तो अमेरिका में किसी ने बात की, न किसी ने आपकी बात को कंट्राडिक्ट किया, और मजे की बात क्या है कि उसको केस का क्या हो रहा है ये भी कोई नहीं बोल रहा है। तो बहुत पॉसिबल है कि आपकी बात सही हो। अगर आपकी बात सही है तो जो अब आप कह रहे हैं ये गलत है, क्योंकि इंडिया को तो कोई टफ टाइम नहीं मिल रहा है। इंडिया की तो बात सारी उन्होंने मान ली, इंडिया को तो कोऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया का तो आदमी उन्होंने पकड़ के इंडिया को वापस कर दिया। फिर क्या ये टेंशन ले रहे हो इतनी है? इस सारी राम कहानी को फिर कहाँ लेके जाओगे आप? कुछ भी नहीं है इसमें, दम ही नहीं है। वो वहाँ पे मौजूद है। सो लेट्स सी इसको, जैसे कहते हैं ना, मैंने तो मेरी मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि उस तरह काम करना चाहिए जिस तरह दोनों मुल्क को और खित्ते को फ़ायदा हो सके, ना कि इस तरह काम करना चाहिए कि ऐसा इंप्रेशन क्रिएट हो कि जनाब दोनों मुल्कों की जो एनर्जी है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हो, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मैं समझता हूँ इंडिया को चाहिए पाकिस्तान के साथ मिल के ऐसे ग्रुप्स, ऐसे अनासर के खिलाफ काम करें जो वाकई ही भारत समझता है कि खतरा। मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले आई थिंक कोई ग्रुप थे जो इंडिया की किसी जगह पे हमला करना चाहते थे और पाकिस्तान को पता चला था, तो पाकिस्तान ने इन्फॉर्म किया था इंडिया को, और सीमा साहब यार, ये रहने दो, ये फजूल की बात है। मुंबई अटैक के बाद की बात है ये। समय उस समय पे दोनों मुल्कों के बीच में जो सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग बन रही थी, आपने भी हमारा भरोसा जीतने की कोशिश की थी, बदले में आपके इस एहसान का बदला भी हमने दे दिया था। वो ग्रुप जिनकी आप बात कर रहे हैं, एक ग्रुप था जो आपके यहाँ से निकला था, और आपके लोगों ने हमें कहा था कि हमारे यहाँ से इस तरह का ग्रुप निकला है। आपने उसको पकड़ा नहीं था भाई दिवे। आपकी इस खूबसूरत इंटेलिजेंस नंबर 1 एजेंसी ने उस ग्रुप को पकड़ा नहीं, उसको जाने दिया। आपने सिर्फ हमको ये बताया कि जी हमारे यहाँ से इस तरह का ग्रुप निकल गया है, आप ढूंढ लो, अपने यहाँ पकड़ लो। वो हमने पकड़ भी लिया था, मगर फिर आपको भी इस तरह के एक हमले की जानकारी हमने भी दी थी। ये बाकायदा दोनों तरफ से कोई प्रोको हुआ था, समझ रहे हैं आप? इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो की थी, और उसकी वजह ये थी कि ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करना इसलिए ज़रूरी थी ताकि इंडिया को ट्रस्ट विन किया जा सके और बताया जा सके कि ये ग्रुप हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इनकी टेक केयर नहीं करते। सो ये अप्रोच जो है, और ये जो मगर थे तो आपके आदमी, आपके मुल्क से निकल कर हमारे यहाँ आ रहे हैं, आप हमको बता रहे हैं लो जी हमने हमारे यहाँ से निकल गए, आपकी तरफ आ रहे हैं, पकड़ लो। ये बता रहे हैं आप हमको। वाह। डेविड हेडले और इस भाईजान की, राणा की भाईजान की जो अप्रोच है, ये हमारा इससे क्या लेना देना। वो 20 साल से उसने आईडी कार्ड नहीं जमा करा लिया पाकिस्तान का, लीगल एक्सेस उसने कनाडा से मांगी है, वो उसको ले गए हैं इंडिया। अब इतने वहाँ सारा चीमा साहब काहे को इतनी कहानी बोल रहा हूँ। आप सोचो तो सही जरा कि ये क्या नॉनसेंस है भाई। मैंने आपको बता तो दिया भाई, वो अमेरिका, वो कनेडियन सिटीजन है, डुअल सिटीजनशिप है। डुअल सिटीजनशिप आपके यहाँ अलाउड है, हमारे यहाँ नहीं होती है अलाउड। हमारे यहाँ हमारा कोई सिटीजन कहीं भी पकड़ा जाएगा तो हमसे ही हेल्प मांगेगा। आपके यहाँ आपने ऑप्शन दे रखा है डुअल सिटीजनशिप लेकर, उसको जो लगा कि जिस मुल्क के पास ज्यादा पैसा है, जो ज्यादा पैसा प्रोवाइड कर सकता है, ज्यादा इजीली प्रोवाइड कर सकता है, उसने वहां पे लिए। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सी मुश्किल है इसमें? वो अगर उसके पास कोई कनेडियन सिटीजनशिप नहीं होती वो आपको कहता। ये तो अंडरस्टूड है। पे जो मर्जी उससे पूछते रहे, जैसे मर्जी करते रहे, हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। हम हमने तो आपके ऊपर बात ही करी है। आपसे बात कौन कर रहा है इस मामले में? आप फालतू में कूदे जा रहे हो। मैं दिस व्हाट आई एम सेइंग, आप कहानियां बना रहे हो।
आप पिटाई से पहले ही रोने लग रहे हो, अभी तो पिटाई हुई नहीं आपकी। कोई चीज वो उसको नहीं करते जी। जी चीमा साहब, जैसे हम देखें तो एक तरफ पाकिस्तान ने जो मोहम्मद शरीफुल्लाह, जो आईएसएस के एक टॉप कमांडर, जिस पर हमने देखा 2021 के जो काबुल एयरपोर्ट बॉम्बिंग का इल्ज़ाम था, उसे यूएस को हमने अरेस्ट के बाद हैंड ओवर किया, जिस पर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। दूसरी तरफ हम देखें तो अमेरिका ने जो तहव्वुर राना है, उनको जो ऑब्वियसली 2008 मुंबई अटैक्स में मुलविस, उनको इंडिया जो है वो एक्स्ट्राडिट करने किया। तो इन जो इस पे आप क्या देखते हैं कि ये जो अप्रोच है, ये पैगाम नहीं देती कि जो इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म सिर्फ तब अप्लाई होता है, लाइक जब कोई स्ट्रेटेजिक हम अलाइज की बात करें, या तब अप्लाई नहीं होता जब किसी कमज़ोर डिप्लोमेटिक पोजीशन रखने वाले मुल्क की बात हो। जैसे हम तो अभी तक कब से आफिया सिद्दीकी की डिमांड कर रहे हैं, और इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मतलब ये कह रही हैं तो तुमने ट्रंप की बात मानी, तुमने कोई एहसान नहीं किया। आपको लोकेशन बताई गई उस आदमी की, शरीफुल्लाह की, जिसको आपने पकड़ कर दिया है, अफगानी जो सिटीजन था, और आप जब अमेरिकन ने आपसे उसकी लोकेशन शिफ्ट की है तो सिर्फ ये कहा है कि आप उसको वहां जाके, ये रहा यहाँ पे मौजूद है, हम देख रहे हैं, तुम उसको पकड़ो, पकड़ के हमारे हवाले करो, एंड दैट इज व्हाट वी डिड। बिकॉज आपको मालूम था कि बिग डैडी इज वॉचिंग, अब्बू जी हमको देख रहे हैं, दैट इज इट। इसके और फिर वैसे भी वो अफगानी था, आपके घर से क्या जा रहा था, आपने कान से पकड़ा, उसको पकड़ा दिया, कहानी खत्म। आप लोगों को तो पूरा रिकॉर्ड है ना अफगानी को देने का, आपको याद नहीं है? तालिबान पर जब आप लोग हमले कर रहे थे अमेरिका को, आप उस समय पर आपने तालिबान के एम्बेसडर को नंगा करके दिया था, आपको याद नहीं क्या? कमाल करते हो। अफगान तालिबान का पाकिस्तान में जो एम्बेसडर था उसको आपने नंगा करके दिया था, याद है ना? सारे के सारे जिनेवा कन्वेंशन को आग लगा के। ऐसे लोग हैं आप लोग, ये आपकी औकात है? आफिया सिद्दीकी की जो डिमांड है ना, आफिया सिद्दीकी का केस नहीं बनता मेरे हिसाब से। आफिया सिद्दीकी के बारे में ये कहा जाता है कि वो वाकई इन्वॉल्व थी। यानी कि आफिया सिद्दीकी, जिसको एक जमाने में आपकी गवर्नमेंट और आपके तमाम लोग ये कहते रहे हैं कि वो तो कोई कहता वो पता नहीं एजुकेशनिस्ट है, तो कोई कहता नहीं नहीं वो तो न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपर्ट है, लाल टोपी आपका कहता रहता था, पता नहीं क्या क्या बातें उसको लेकर, मतलब वो क्या है क्या नहीं है, खुदा जाने, है ना? तो अब आप मुझे बताइए, अब वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि उसके बारे में कहा था वो वाकई में इन्वॉल्व है, यानी कि वाकई में जिन बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी अमेरिका ने आयशा सिद्दीकी, आयशा सॉरी 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 आयशा सिद्दीका नहीं, ये जो आपकी जो भी ये खातून है, तो इन इन आफिया सिद्दीकी जो है, इनके ऊपर आप डाली हुई कि नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छी औरत है। वो कहते हैं कि नहीं ये टेररिस्ट है। अब चीमा साहब के मुताबिक वो वाकई में टेररिस्ट थी और टेररिज्म में इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से उसको पकड़ा गया। में और पाकिस्तान उसको जो मांगता है आफिया सिद्दीकी को मेरे कागजों में, वो इसलिए मांगता है कि वो एट मर्सी पिटीशन करता है, माफी मांग। आज से पहले सीमा साहब, मैं पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ, आपकी गवर्नमेंट ने कभी भी ये नहीं कहा है कि ये मर्सी पिटीशन है, वो हमेशा उसको बाय डिमांड मांगते हैं। और बाय द वे आप लोग इतने ही दूध के धुले होते हैं ना, तो वो एक और पड़ा हुआ है ना आपके यहाँ, याद है? वो पोलियो के जिसने चेक किए थे, वो डॉक्टर, याद है? अफरीदी, डॉक्टर अफरीदी, उसको भी तो आपने इसीलिए पकड़ा हुआ था ना, वो गद्दार हो गया, है कि नहीं? तो आप लोगों को तो पूरी इतिहास भरा हुआ है कि जो जो बंदा जो है ना कोई सही काम में कंट्रीब्यूट कर रहा हो तो भी आप उसको जेल में डाल लेंगे, और क्या कहा है? इसको माफ कर दे। अमरीकी लॉ कहता है नहीं सॉरी हम इसको माफ नहीं करेंगे। देखिए हुकूमतें माफ नहीं करती, हुकूमतें माफ नहीं किया करती। झूठ बोलते हैं सर जी, हमारे यहाँ देखो राजीव गांधी के किलर्स को हमने माफ कर दिया, क्या बात कर रहे हैं आप? ये कहना ही गलत है सीमा साहब, हुकूमतें माफ नहीं करती। एक्चुअली हुकूमतें ही माफ करती हैं अगर अपने इंटरेस्ट को सूट कर रहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा केस है या उस दिन वो जो शरीफुल्लाह का केस था वो डिफरेंट केस है, उसका आफिया सिद्दीकी से क्या लेना देना। आफिया सिद्दीकी जो कर रही थी वो तो एक दहशत गर्दी का वाकया था जो उसने किया। तहव्वुर राना वाला भारत कहता है दहशत गर्दी है, वो जरूर उसको वो करें, लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ इतना है कि हमें ना बीच में रगड़े एक चीज के बाद। एक बात, दूसरी बात यह है कि जो शरीफुल्लाह साहब रगड़े तो आप जाएंगे, वो इसलिए रगड़े जाएंगे क्योंकि उसका जो लश्कर तैयबा वाला कनेक्शन था, वो जो पाकिस्तानी सॉइल में आके एस्टेब्लिश करता था, जो सारी की सारी पाकिस्तान में प्लानिंग हो रही थी बॉम्बे अटैक को लेकर, और आपके यहाँ जो ग्रुप इन्वॉल्व थे, उस इन्वॉल्वमेंट से तो आप पल्ला नहीं झाड़ सकते मेरे दोस्त, वो तो नहीं हो सकता। तो ये तो कहना गलत होगा कि
ना जी हमें ना रगड़ा जाए, ये कैसे हो सकता है? वाला हुआ था, वो एक अफगान सिटीजन था, एन अफगान सिटीजन हैविंग लिंक्स विद द इस्लामिक स्टेट। पाकिस्तान को उन्होंने पूछा, पाकिस्तान ने उसको बताया, एंड दैट्स ना पूछा ना बताया, ये फालतू का नाटक कर रहे हैं आप। कोई पूछा नहीं बताया नहीं, उन्होंने आपको खाली इन्फॉर्म किया कि ये रहा बंदा, वहां है, पकड़ के हमारे हवाले करो, आपने कर दिया। नौकरों वाली बात। अब बदले में आप करना क्या चाह रहे थे? आप सिर्फ अमेरिका की गुड बुक्स में आना चाह रहे थे, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने आपसे कोई बात नहीं की थी और आपकी नानी मर रही थी कि हाय रब्बा हमारा क्या होगा, अगर ये नाराज रहेगा तो हमको आईएमएफ पैसे कैसे देगा। ये आपकी टेंशन थी। इस पर मैं अलग एक प्रोग्राम में किसी दिन बात करूंगा कि आपके यहाँ किस तरह के नैरेटिव चल रहे हैं, क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं अमेरिका से और कैसी कैसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। हम्म, हमें इस चीज को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कि अगर हमें वाकई ही ये चीज जो है वो हमें करनी है, तो हम दुनिया को तावन करना चाहते हैं। अगर अफगान सिटीजन हम अमेरिका को दे दिया, ये कनेडियन सिटीजन है वहां से आया इंडिया चला गया, तो दैट्स फाइन, हमारा इनसे क्या लेना देना है। हम तो हमारी तो मदद करें, हमारी तो सपोर्ट करें, हम तो खुद दहशतगर्दी से मुतासर हैं। सो मैं हम्म, मुझे जाती तौर पे ये वाला डायलॉग पता है चीमा साहब, ये वाला डायलॉग बहुत बर्बाद है। कहना कि हम तो खुद ही टेररिज्म से, दहशतगर्दी से इम्पैक्टेड है, ये कभी नहीं होता। जो लोग जिन चीज को पैदा करते हैं उस पे इम्पैक्ट तो पहला आएगा ही ना। मौका मिलते ही वो इम्पैक्ट तो आएगा ही। तो आपने जो बनाया उसका असर आप पे हो रहा है। देखो ना, मैं आपको चलो एक साइंटिफिक एग्जांपल देता हूँ, आप भी क्या याद करेंगे। मैडम क्यूरी याद है आपको? मैडम क्यूरी पे जब वो रेडियम पे अपना वो काम कर रही थी, आप जरा देखिए तो उनकी डेथ कैसे हुई थी, उसी रेडियम से हुई थी। आज तक उनकी जो लाश थी उस तक को यू नो उनके कॉफिन को भी वो लेड बेस्ड रखा गया था, सो दैट कि वो उसका इम्पैक्ट कहीं बाहर ना आए। उनकी तमाम लेबोरेटरी के सामान, उनका नोट्स आज तक सबका सब उसी तरह से कैप्चर्ड रखा हुआ है, कोई हाथ नहीं लगा सकता उसको। और तो और जो कोई देखने भी जाए ना सामान को दूर से, उससे बाकायदा तमाम तरह का उसको प्रोटेक्टिव गार्ड पहनाया जाता है, उससे उसके बावजूद लिखवा लिया जाता है भैया जिम्मेदारी तुम्हारी है, देखने जा रहे हो। ठीक उसी तरह से आपकी वो हालत है। आपने जिस चीज पे काम किया यानी टेररिज्म पे काम किया, आज आप उससे इम्पैक्टेड हो रहे हैं। ठीक वैसे जैसे मैडम क्यूरी रेडियम से इम्पैक्टेड हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ मैडम क्यूरी गलत थी ना, मगर आप गलत थे क्योंकि आपका जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन था या जो लाइन ऑफ एक्शन था वही गलत था। दैट इज द डिफरेंस। ये चीज जो है वो हम्म, मैं समझता हूँ कि ये चीज लगती है कि जाती तौर पे इस चीज पे फोकस करना चाहिए, कि ना कि हम जो है वो उन चीजों में फोकस करें जो जी, जिससे मामलात कोई सोल्यूशन ना निकले। मुझे एग्जैक्टली। तो ये लगता है जी। जी। और चीमा साहब, जैसे हमने देखा कि जो तहव्वुर राना को 2008 के हमले में शामिल होने के बावजूद इंडिया में जो है वो ट्रायल के लिए अब 2025 में लाया गया, जबकि इंडिया ने 2020 में फॉर्मल एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट की थी और जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मई 2023 में उसकी अपील खारिजी की थी। तो इतनी देर से जो एक्शन लेने के पीछे क्या वजह थी, और क्या इस 17 साल के जो डिले से मजीद जो दहशतगर्द तंजीमें हैं या जो प्रोपागेंडा करते हैं या नेटवर्क है वो मजबूत करके फ़ायदा नहीं उठा रहे? देखिए, वो जो एलईडी है वो तो इधर जारी बात है इस खित्ते के अंदर है। ये वहां से क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, आई डोंट नो, मुझे इसका कोई ज्यादा इल्म नहीं है। ऐसा क्यों चीमा साहब? लेकिन मुझे सिर्फ ये तो बताओ चीमा साहब, इसका इसका आपको इल्म क्यों नहीं है? एलईटी आप कहाँ, आप इस्लामाबाद में हैं। 3 घंटे 3.5 घंटे की डिस्टेंस पे लाहौर रखा हुआ है। लाहौर में बाकायदा उसकी जो उसके ग्रुप मौजूद हैं एलईटी के। वो हर जुम्मे के रोज आके वहां पे लेक्चर दिया करता था वो अपना हीरो हाफिज सईद, है कि नहीं? ऐसा कैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ इल्म ही नहीं है। यहाँ मोदी छींक देते हैं आपको इल्म हो जाता है, आपको हाफिज सईद का इल्म नहीं होता है, कमाल है। आपको एलईडी का इल्म नहीं होता है, ऐसा कैसे होता है भाई? आपको ये नहीं पता लगता कि आपकी गवर्नमेंट का एलईटी से क्या ताल्लुक है, ये नहीं आपको पता लगता। आपकी मिलिट्री का एलईटी से क्या ताल्लुक है, ये आपको नहीं पता लगता। लेकिन आपको मोदी जी का पता लग जाता है, जयशंकर जी का पता लग जाता है। ऐसा कैसे होता है यार? इतना इल्म है कि ये लोग इन्वॉल्व थे, तो इनको सजा मिलनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तहव्वुर राना जो है, इफ ही इज इन्वॉल्व इन किलिंग इनोसेंट सिविलियंस इन इंडिया, इन दैट केस तो मैं नहीं इस चीज को सपोर्ट करूंगा। चीमा साहब, उस केस में भला हाफिज सईद को आपके यहाँ सजा क्यों नहीं होनी चाहिए?
और उसकी इन्वॉल्वमेंट दैट ही वाज रनिंग एलईटी, दैट इवन यू कैन नॉट रिफ्यूट, उसको तो आप भी नहीं मना कर सकते कि एलईटी चला रहा था। एलईटी कहाँ कहाँ शामिल थी अब सारी दुनिया जानती है, तो क्या आपने उसको सजा दी? आपको याद है पिछले दिनों आपकी क्या खबर आ रही थी कि वो पता नहीं किस कोर कमांडर से मिलने जा रहा था और उसमें इंजर्ड हुआ है। आपने कोई व्लॉग ही नहीं किया उसके ऊपर बाई गॉड। एक एक जो किया था वो रोता पीटता हुआ था, आपने देखा ही था उसको, हम सबने देखा था, हम हंसे भी तो खूब उस पे, आपको खूब से पैसे भी आएंगे उस व्लॉग से, है कि नहीं? तो आप कभी कभी करें ना, कभी बताएं कि हाफिज सईद का स्टेटस क्या है, दाऊद इब्राहिम का स्टेटस क्या है, कभी बातचीत करके आइए ना कराची में जब भी जाए, मजा आए, कुछ कोई एक्साइटमेंट हो। और यकीन मानो आप वो व्लॉग बहुत चलेगा जो आप दाऊद इब्राहिम के यहाँ करके आएंगे, है कि नहीं? ट्राई मारो यार, आपके मुल्क का है, नंबर 1 एजेंसी ने रखा हुआ है अच्छा खासा क्लिफ्टन में, है ना, वही जहाँ जफर याली रहते हैं पास में ही, है नहीं? कि जनाब आप इसको छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। तहव्वुर राना हो, कोई जैद हो, बकर हो, कोई भी हो, एक्स वाई जी हो, इन केस याद रखें कि अगर कुछ ऐसी चीज़ है, अगर ये इन्वॉल्व है, इनको ज़रूर सजा दें। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को, ना ही कोई पाकिस्तान का इस हवाले से क्लेम है, ना ही कोई पाकिस्तान की इस हवाले से अप्रोच है, और ना ही हमारा ये वो अप्रोच होनी चाहिए हमारी। हाँ, ऐसे कैसे? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि बाकायदा पाकिस्तान की अप्रोच रही है, पाकिस्तान ने बाकायदा उनके साथ काम किया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, दैट उनको प्रमोट किया है, उनका इस्तेमाल किया है। अब उनको उन्होंने दाढ़ी उगा ली है, ये तो आप कर रहे थे ना, अब वो अच्छे बच्चे हो गए, मौलवी हो गए, है ना, अब वो ऐसे वैसे काम नहीं करते, है नहीं, मगर किए बैठे हैं, ये तो आप मान रहे थे। अब आप कह रहे हैं हमारी अप्रोच नहीं है, ऐसे कैसे होगा भाई? ऐसे कैसे होगा चीमा साहब? ऐसे नहीं करते, इस तरह से दुनिया नहीं चलती। और आप किसी बात को लेकर आज मना भी कर दें कि नहीं साहब हम कल तक करते थे आज नहीं करते, उससे वो काम जो आपने पहले किए हुए खत्म नहीं हो जाते। तो मेरा ये कहना है चीमा साहब, जागो मोहन प्यारे, थोड़ा सा अकल की बात करो। दुनिया आपको समझ गई है, आपके मुल्क को समझ गई है, और वो उसी मुताबिक काम करेगी। आप ये बिलोंग नहीं भी करते तो भी भारत आपको कुछ नहीं कर रहा था, और अब आपने कर लिया है तो भी आपको कुछ नहीं कर रहा। आप दरअसल कहीं कुछ नहीं है, आप जाती तौर पर कुछ ही मानते रहे, उससे ना पाकिस्तान में फर्क पड़ता है ना इंडिया में फर्क पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि दोनों मुल्कों में हो क्या रहा है और बदले में दोनों मुल्क कर क्या रहे हैं। वहां बात हो जाती तौर पे कौन क्या मानता है, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? आप ये कहते हो जाती तौर पे ये होना चाहिए, जाती तौर पे ये होना चाहिए, ये ना 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 ना, से योर कंट्री इज रॉन्ग, वेर इट इज रॉन्ग, जस्ट से कि my country is wrong and for the wrongs that it did it should apologize. That's the game, that's the game you should play. सीमा साहब, काइंडली अंडरस्टैंड दिस। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट कि जरा देखिएगा इस प्रोग्राम को, बताइएगा कि आपकी राय क्या है, और ये कि जो चीमा साहब कहानी आपको सुना रहे हैं भला वो आपको कितनी कन्विंसिंग लग रही है। मैं आपको आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और आपको उसका जवाब भी दूंगा जो भी आप लिखेंगे। इन द मीन टाइम हम मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।